और जब कर रहे हैं तो क्या वो सही यूज है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इन बातों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक बड़ा प्यारे से पॉइंट को समझ के। एक कंजंक्शन होता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, बट के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, बट के नाम से जानते हैं। बट जो होता है बेसिकली क्या दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध, जो बात कहा गया है उसका विरोध करेगा। अगर बट की बात करते हैं तो बट में एक स्ट्रक्चर इस तरीके से समझने की कोशिश करना दोस्तों, कि अगर बट के पहले कोई पॉजिटिव बात है और बट के पहले कोई नेगेटिव बात है तो क्या होगा, समझो माजरा। बट के पहले अगर कोई पॉजिटिव बात कहा गया है तो बट के बाद उसके क्या यूज करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। और अगर बट के, ये पहले और ये बाद की बात है, अगर बट के पहले अगर नेगेटिव आ जाएगा तो बट के बाद क्या आएगा दोस्त, पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बट के साथ चलता ही चलता है। मतलब विरोध दिखाना, पहले कुछ अच्छा कहा गया है बाद में कुछ खराब कहा जाएगा, पहले कुछ खराब कहा गया है बाद में कुछ अच्छा कहा जाएगा। उन सारे केसेस में हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। सिंपल से एग्जांपल से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मैंने मान लीजिए लिखा शी इज लेजी बट हर सिस्टर इज एक्टिव। ठीक है भाई साहब। अब इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, शी इज लेजी बट हर सिस्टर इज एक्टिव। दोनों में अगर फोकस करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव है। और ऐसे कंडीशन में जो आपके यहां पे कंजंक्शन यूज किया गया है सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो बट है, जो अपने आप में सही यूज है। लेकिन इसके जगह पे अगर कोई एंड का यूज कर दे तो एंड क्या कहता है कि हम सेम नेचर को जोड़ते हैं, इसलिए यहां पे एंड का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से समझो जो पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया था, शी हैज no qualification she has no qualification but she got the job। ठीक है भाई, कमाल की चीज ये देखो, शी हैज नो क्वालिफिकेशन बट सी गॉट द जॉब। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किंतु उसे क्या मिल गया, नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया। मतलब इधर नेगेटिव बात है, उधर क्या है, पॉजिटिव बात है। तो भी उस केस में हमने जो कंजंक्शन यूज किया वो कंजंक्शन कौन है बेटा, बट का यूज है। मतलब ये बट अकेले में ही क्या दिखाता है, ये बट अकेले में ही इतना बड़ा वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध को दिखाता है। जो कहा गया है उसका हम विरोध करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये बट के साथ है। अब इसी के साथ एक बहुत प्यारा सा चीज आपके सामने निकल के आने वाला है जो मैं आपको दिखाता हूं। आपके सामने इस तरीके का वर्ड रहता है एग्जामिनेशन में, जो भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है आज के साथ टाइम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो, दो, इवन दो। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनेशन में ऑल्दो और दो का यूज किया जाता है, ऐसे ये भी रहता है, बट आपको यही दो मिलेंगे। बेसिकली हम इन तीनों की अगर बात करते हैं तो ये तीनों क्या करते हैं, यद्यपि, हालांकि, इस तरीके का सेंस लेके आते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन ही दिखाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं। अब जब ये ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं तो इनके बाद इनके साथ कभी भी बट का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, आप बताइए, सोच समझ के बताइए। क्यों नहीं करेंगे, रीजन बताइए।
क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए अगर स्पीकर को, ये स्पीकर जो है, कोई भी स्पीकर है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाहता है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए वो इन सब का यूज अच्छे से कर सकता है। और एग्जामिनेशन क्या करता है, यही सबसे बड़ी गलती करता है, ऑल्दो के साथ बट का यूज करता है, जो कि कभी भी सही नहीं है। आज के समय में दो चीजें आप माइंड में सेट रखिएगा। पहला, कॉमा का यूज। किसका यूज बेटा? कॉमा का यूज। और दूसरा यूज होता है येट का। अब पुरानी किताबों में जिन्होंने अपडेट नहीं किया होगा वहां येट मिलेगा। बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा बिकते हैं, जिसमें साफ साफ यही लिखा है कि इनके साथ येट का यूज किया जाता है। गलत नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम किसको प्रीफर करते हैं? क्योंकि दुनिया शॉर्टकट की ओर जा रही है, इवोल्यूशन आता है, चीजें बदलते जाती हैं। उसी तरीके से मॉडर्न इंग्लिश ये कहता है कि हम इन सबके साथ अगर कोई अगला सेंटेंस जोड़ेंगे तो वहां पे अपन कॉमा ही मॉडर्न इंग्लिश में प्रीफर करेंगे। लेकिन ओल्ड इंग्लिश की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश में येट का यूज किया जा सकता है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जनरली अगर हम बात करें ऑल्दो और दो की, इवन दो बहुत कम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इस ऑल्दो और दो की बात करते हैं तो ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। आप आगे लिख सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा परेशानी यही बनने वाला है कि बट आ जाएगा एग्जामिनेशन में। और आपको मैंने पहले बट बता रखा है कि क्या होता है। जब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ऑलरेडी स्पीकर जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाहता है, विरोध दिखाना चाहता है, और मेरे पास ये सारे वर्ड्स है, वी डू नॉट नीड टू यूज बट इन द नेक्स्ट पार्ट, यू हैव टू यूज ओनली कॉमा। और ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो येट। क्लियर हो गया? इसलिए सेंटेंसेस में ये बात समझ में आ गई होगी। पहला सेंटेंस लिखा गया है, although she had no qualifications, but she got the job। दूसरा देखो बेटा क्या लिखा गया है, हम although की जगह even though भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मन करे। इवन दो वी हैड है या प्लेड है? अच्छा, एवरीवन प्लेड वेल। हाँ, एवरीवन प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे ना, और आप क्या करते हैं, हड़बड़ी में आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि येट वगैरह तो यूज होता है, बट होता है, येट वट एक जैसा लगने लगता है, येट वट एक जैसा फील आने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे सर। आपको सबसे बेस्ट यूज समझ में आ रहा है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑल्दो आ चुका है, इवन दो आ चुका है। ठीक है भाई साहब? और जब ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं तो आपको समझ लेना है कि आगे फिर से बट का यूज नहीं होगा, क्योंकि पूरे सेंटेंस में ये कॉन्ट्राडिक्शन ला चुका है। यद्यपि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसे जॉब मिल गया। यद्यपि हम लोग सभी लोगों ने अच्छा खेला, हम लोग हार गए, खेलने के बावजूद भी हार गए, तो बावजूद का तो सेंस पे पहले ही लेके आ गया। कुछ नहीं करना है, बट को रिमूव करके यहां पे क्या यूज कर दीजिए, फुल स्टॉप। चाय वाय मंगवाओगे क्या? नींद में है लड़का। फुल स्टॉप यूज कर देते ही तो बेचारा अनाथ हो जाएगा। चलिए ठीक है, हैं? खो गया ये जहां, खो गया आसमां, खो गई, सो गया ये जहां ना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या, ये डिस्पाइट,
अब बेटा बात कुछ ऐसी है ना कि ये दोनों एक होते हैं, ठीक है। आप इन स्पाइट यूज करें, इन स्पाइट ऑफ यूज करें या फिर डिस्पाइट, और इनका मीनिंग की होता है कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशन, ही गॉट द जॉब। कमाल का चीज सीखिए, ये जो ऑल्दो और इवन दो हैं ये कंजंक्शंस है। क्या है बेटा? ये कंजंक्शंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ की, या फिर हम बात करें दोनों को इक्वल टू मैंने दिया है, इन दोनों की अगर बात करते हैं चचा, तो ये अपने आप में क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं ये? और प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आता है तो किस फॉर्म में आता है? आईएनजी के फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है बेटा? आईएनजी। ये चीज आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। प्रेपोजिशन के बाद तीन ही चीज आता है, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। टू को छोड़ के टू प्लस भी1 होता है, बट को छोड़ के वहां पे भी1 आता है, लेकिन बाकी दुनिया के जितने प्रेपोजिशंस हैं वहां पे आईएनजी आता है। अब सर वही सेंटेंस था, बस थोड़ा सा अंतर कर दिए। यहां से हमने क्या हटा दिया? शी हटा दिया, और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में दिया, हैड का हैविंग कर दिया। बाकी तो सारी चीजें वैसे ही है। कुछ छेड़छाड़ किए हैं क्या? कुछ नहीं किए। यही आप लोग को ध्यान रखना, लैंग्वेज का ब्यूटीनेस है। और यहां पे इस सेंटेंस का जो मीनिंग आ रहा है वही सेंटेंस इस सेंटेंस का भी मीनिंग है। मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं है। कोई भी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद अगर नौकरी लग गई हो, कैसे लग गया? घूस देके पता ना कैसे लग गया। तो याद रखिएगा कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट वही मीनिंग लेके आता है जो ऑल्दो, दो या इवन दो लेके आता है। लेकिन सेंटेंस में जब इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, और ये कभी कंजंक्शन नहीं होते, इसलिए इसके बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है, पूरा लिख लो। ये क्या है? ये प्रेपोजिशंस है। और प्रेपोजिशंस के बाद कभी भी इस तरीके से बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है। प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, पढ़ाए हैं ना? इसी कारण से दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आ सकता, इसीलिए इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद शी नहीं रखा गया। और सी हटाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए था? आईएनजी फॉर्म। समझ आ रहा है कैसे यूज हो रहा है? यही आपको समझाना चाहते हैं कि आप आगे से भी समझो, रिवर्स गियर में भी समझो। लिखिए इसे। हमारे सामने कुछ ऐसे कंजंक्शंस आएंगे जो बड़ा धमाल मचा के रखे हैं आज के टाइम में, ठीक है। वो क्या है जरा सा देख लो। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। इस तीनों का अगर आप नाम नहीं जानते हैं आज तक तो आप बड़े परेशानी में हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, इतनी बार पूछे गए कि आप कहीं ना कहीं इसे भेंट किए होंगे अगर आप क्वेश्चंस बैंक के टच में रहते हैं तो। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। अगर मीनिंग की बात करें तो कठिनता से, नॉर्मल केस में, या फिर हम कह सकते हैं मुश्किल से। मुश्किल से, बात समझ में आ रहा है? और भी मीनिंग होते हैं जब इनके साथ कुछ जुड़ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो, या फिर मुश्किल से, इस तरीके का मीनिंग आएगा। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये एक जनरल मीनिंग इसका निकल के आता है। ज्यों ही त्यों ही का भी स्लाइड सेंस लेके आता है, जो नो सुनर दैन का आता है, ठीक है। अब इस बात को याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली हो, स्कार्सली हो, बेयरली हो, सेंटेंस के कहा स्टार्टिंग में, तो इनके बाद जो क्लॉज आएगा, क्योंकि बेटा कंजंक्शन और हम चाह रहे हैं कि इनसे क्लॉज को जोड़े क्योंकि ज्यादा मजा आता है, तो ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, जरूरत के हिसाब से मेन वर्ब का यूज करते हैं।
आगे जब हमें नेक्स्ट क्लॉज ऐड करना है तो इनका कॉम्बिनेशन वर्ड कौन बता सकता है? व्हेन होता है या फिर बिफोर होता है, और इसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट आता है, और जैसा भी वर्ब होगा सब्जेक्ट के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ये बहुत कमाल की बात है, और इसमें देखो कमाल की बात है क्या वो मैं आपको बताता हूं। लिख तो दिए सर, कमाल क्या है ये समझाइए। सर ये वाला जो पार्ट है इसे हम एक नाम से जानते हैं, इन्वर्जन। जब सेंटेंस में हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज होता है और सब्जेक्ट बाद में, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब वहां पे आप इन्वर्जन का यूज कर रहे हैं। किस चीज का यूज कर रहे हैं? इन्वर्जन का यूज कर रहे हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि ये एडवर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। प्रेशर देने के लिए, जोर डालने के लिए हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। आगे इन्वर्जन जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे अच्छे से, फिलहाल अभी इतना ही समझो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेन वर्ब अगर है तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है बेटा। आगे भी देखो एक वर्ब है, इसे हम मेन वर्ब ही मानते हैं, तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा। अब कहा क्या जाता है, इसे एक्शन 1 कहा जाता है और इसे एक्शन 2 कहा जाता है। एक्शन 1 का मतलब जो पहले घटा, एक्शन 2 का मतलब जो बाद में घटा। इसको थोड़ा सा टाइमलाइन पे समझते हैं। ये मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, गौर से थोड़ा सा देखिएगा। यहां पे फोकस कीजिए सारे लोग। ये जीरो जो बीच में बड़ा वाला दिख रहा है ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, पहले भी आप पढ़े होंगे ऐसा। सर राइट बढ़ेंगे तो ये क्या डिनोट करेगा? फ्यूचर। और लेफ्ट बढ़ेंगे तो पास्ट, ऐसा हम मान लेते हैं। अब यहां पास्ट में एक ये एक्शन है जिसको हमने एक्स माना है, एक ये एक्शन है जिसको ए माना है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट से पीछे चलते हैं, प्रेजेंट से पीछे चल रहे हैं, और अगर हम पास्ट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस दोनों कंडीशन में अगर गौर से देखो तो पुराना एक्शन कौन है प्रेजेंट की तुलना में? पुराना एक्शन कौन? क्योंकि बात तो प्रेजेंट से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि अभी ही बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट की तुलना में बाद वाला एक्शन कौन? एक्स। तो इसको एक्शन 1 कहेंगे और इसको एक्शन 2 कहेंगे। जो पहले घटा वो फर्स्ट, जो बाद में घटा वो 2। क्लियर हो गया? सेकंड हो गया। ट्रेन चली गई हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले। पहला घटना ट्रेन का चला जाना, दूसरा घटना हमारा स्टेशन पहुंचना। मूवीज वगैरह में चोर भाग गया, उसके बाद क्या हुई? पुलिस आई। तो पहला एक्शन चोर का भाग जाना, दूसरा एक्शन, ठीक है। तो एक्शन 1 2 बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था। कहा क्या जाता है कि जो एक्शन 1 है, देखो एक्स जो है और ए है दोनों पास्ट में है, यस और नो? दोनों पास्ट टाइम में है, यस और नो? प्रेजेंट में नहीं ना है जी। पास्ट में जो पुराना वाला होता है उसको हम मोर पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो बाद वाला है उसे लेटर पास्ट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? मोर पास्ट को टेंस की भाषा में हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट परफेक्ट कहते हैं, इसलिए यहां पे हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर वी रीच द स्टेशन। और लेटर पास्ट को कहा जाता है सिंपल पास्ट, जिसे हम V2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V2 से। फिर से समझो, जो बहुत ज्यादा पुराना हो गया उसके लिए क्या यूज करते हैं? हैड प्लस V3। जो उससे नया है उसके लिए क्या यूज करते हैं? V2। और अकेले कितना भी पुराना, क्योंकि यहां 2 एक्शन है, तुलना हो गया ना। अगर कोई एक एक्शन रहता है आज से 5000 करोड़ साल पहले भी है तो सिंपल पास्ट है। आज से 5000 करोड़ साल पहले भी है तो भी वो क्या है? सिंपल पास्ट है। लेकिन अगर 2 एक्शन में पुराना नया कर दिए, जान तो कल साला 10 बजे हमारा टीवी ऑन किए थे लेकिन 1 घंटा पहले ही लाइन कट गया था, तो लाइन जाना जो है मोर पास्ट हो गया, तो हेड प्लस V3। टीवी ऑन करना लेटर पास्ट है तो V2 का यूज करेंगे, ये माइंड में रखना है। तो बताओ ये एक्शन 1 है बेटा, ये बाद में हुआ होगा या पहले हुआ होगा? और ये एक्शन 2 कब हुआ होगा? आप समझ रहे हैं कि यहां जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे?
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो जो ऊपर है वही स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे लिखा है। इनके बाद और यहां जो एक्सेंट टू है, ये वाला जो वर्ब है उसको हम कौन सा यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ? अब बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, टीचर्स आके बोलता है बेटा यहाँ हैड प्लस V3 होता है, इतना ही बताते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को, स्टार्टिंग में मैंने देखा वो ऐसे ही बताते। इतना बताने का टाइम कहां है, फुर्सत कहां है? They are forced to complete the syllabus on time before time and they are not forced to understand the students की उनकी परेशानी क्या है। मैं आपकी परेशानी को समझ के यहां तक डिटेल किया, अभी इसमें 5-7 मिनट गया। चलो इसको लिखो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए इतनी बातें समझ गए, अब इसमें एक और नया चीज समझिए। ये जो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली होते हैं, बेसिकली अगर इनको हम कायदे से जाने तो ये सारे के सारे अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स। पहला पॉइंट यहां पे ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है, ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? कंडीशनल वर्ड्स के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया होगा। कंडीशनल वर्ड्स नाम से ही क्लियर है कि कंडीशन को दिखाता है, समझो पहले। अच्छा एक चीज बताओ, कंडीशन कभी भी ना तो प्रेजेंट में लगता है और ना फ्यूचर में लगता है। कंडीशन प्रेजेंट में लग भी सकता है लेकिन फ्यूचर में तो कभी भी नहीं लग सकता है। कल अगर तुम आ गए ना मेरे सामने तो खून पी जाऊंगा साला, उससे पहले ही हम ही निपट गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। तो भविष्य में कभी भी कंडीशन नहीं लगता। कल हम आएंगे ना तो आपको 1000 रुपया देंगे गिफ्ट में, कल हम आए ही नहीं। तो कहा यह जाता है कि जब भी कहा जाए कि कोई वर्ड या क्लॉज कंडीशनल है तो वहां पे फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। किस टेंस का यूज नहीं किया जाता है? फ्यूचर टेंस। हाँ, जरूरत के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिक्स है कि पास्ट होगा क्योंकि पास्ट में ही सारी बातें होती है। यहां पे क्लियर हो गया? तो ये दो बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। पहला कौन सा कि नेगेटिव वर्ड है, दूसरा कौन सा कंडीशनल वर्ड है। अब एग्जांपल से समझो। जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है। बोलो सही है गलत है? क्या गलती है? सबसे पहले जो ही उसने खेलना शुरू किया था उसी तरीके से क्या शुरू हो गया? व्हेन होना चाहिए यहां पे या बिफोर। When it starts raining। अच्छा, जैसे ही उसने खेलना शुरू किया था, मुश्किल से ही अभी शुरू किया था, तो खेलना शुरू करना एक्शन 1 है या एक्शन 2 है? अरे बारिश पहले हुआ या बाद में हुआ? जैसे ही खेलना शुरू किए वर्षा शुरू हो गया, तो पहले क्या करना शुरू किए? तो एक्शन 1 के साथ हैड प्लस V3 इन्वर्जन में, हैड प्लस V3 इन्वर्जन में, तो यहां पे मामला गड़बड़ हो गया। हमें क्या करना होगा? इस हैड को आगे करना होगा, सी को बाद में करना होगा। अब जब ये पास्ट में है तो यहां भी क्या होना चाहिए? पास्ट। स्टार्ट की जगह, स्टार्ट्स की जगह पे क्या होगा? स्टार्टेड। बात समझ में आ गया? एग्जामिनेशन में इस बात को याद रखिएगा कि इस व्हेन की जगह पे देन का यूज कर देगा, जो कि अपने आप में क्या होता है? गलत होता है। लिख लीजिए फास्ट। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सुनर हो वैसा ही होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ठीक है भाई साहब। और आगे चलते हैं
तो हमारे सामने अगर ऐड करना है तो यहां हमेशा क्या होता है, देन होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फुल स्टॉप। यही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बारीकियों का ख्याल रखना है उसे थोड़ा समझते हैं। बारीकियों का ख्याल ये रखना है कि नो सुनर के बारे में तो पहले जान लो कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये सबसे पहले नेगेटिव वर्ड है, जैसा पहले हमने देखा था। कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है। ये दो बातें हम लोगों के जहन में होनी चाहिए, नेगेटिव कंडीशनल है। अब क्या होता है, मैंने कहा कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन है हमारे सामने, इस वाले सेक्शन पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। क्या है, कैसे है, उसे समझते हैं। हाँ पानी है, आइए समझिए थोड़ा सा। मैंने क्या कहा कि इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कुछ फॉर्मेट्स हमारे सामने निकल के आएंगे। अगर यहां पे हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, V3 होगा। अगर यहां पे डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, सॉरी V3। और अगर यहां पे डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा। ये है मोर पास्ट, ये है सिंपल पास्ट और ये है सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे कंडीशन में देन के बाद ये जो वर्ब है इसका जो है फॉर्मेट कुछ बदल सा जाएगा। इस कंडीशन में पहला वाला जो कंडीशन है वैसा रहता है, तो यहां पे V2 आता है, ये तो आप जानते हैं। इस कंडीशन में भी यहां पे V2 आएगा क्योंकि पास्ट की ही बात है। इस कंडीशन में यहां सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या फिर V1 का कोई सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, SES, ऐसा ही कुछ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मेंशन कर लीजिएगा, इसमें इसको एक्शन 1 और उसको एक्शन 2। राइटिंग, और देखो मैं क्या बताता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या है। फर्स्ट में बताओ क्या रह रहे भाई सब, एकदम बिल्कुल हैड को क्या करें, पहले करते हैं। चलो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा चेंज करते हैं। अगर पूरा चेंज करने की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे लिखना होगा हैड, ही, और से को क्या करना होगा, सेड, V3 करना होगा, तभी तो होगा हैड प्लस V3। अब से नहीं रहने देना है, क्या बोल रहे हो, अभी इधर ही है, उधर आते तो है, थोड़ा रुको तो। नो सुनर हैड शी सेड इट, ज्यों ही उसने, इसका मीनिंग होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही उसने कहा था, देन त्यों ही स्टार्ट होगा या स्टार्टेड होगा, पास्ट है तो पास्ट होगा, स्टार्टेड कराएंगे, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। नो सुनर डिड शी एंटर द हाउस देन द लाइट वेंट ऑफ, सही है। डिड है तो डिड के साथ क्या आता है बेटा, V1 आता है, ED हटा दो। ज्यों ही वह घर में एंटर किया था, देन द लाइट वेंट ऑफ, सही है। स्टार्ट क्यों हो गई, तो पास्ट है तो उधर भी पास्ट होगा, पास्ट है तो पास्ट। अब देन का क्या होगा, हाँ ये भी एग्जामिनेशन में रहता है और आप पगला जाइएगा, गलत सही है तो था। और तीसरा देखो, नो सुनर डज सी स्टार्ट, ये तो ठीक है, डज है, V1 है। नो सुनर जैसे ही वह म्यूजिक स्टार्ट करती है तो ही एवरीवन स्टार्टेड डांसिंग, और सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, सही है, कर देते हैं, तो प्रेजेंट से प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे स्टार्टेड नहीं होगा, एवरीवन के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्स। ये याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, जल्दी से सही कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई समस्या तो पूछिए, एनीवन, एनी कंफ्यूजन, नहीं है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग कल की बात को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अरे देन होता है ना जी, कॉम्बिनेशन वर्ड देन है, देन लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन देन है, देन का मतलब तब होता है, देन कंजंक्शन की तरह यूज होता है, देन जो है एडवर्ब की तरह यूज होता है।
No sooner the doctor entered the hospital, his staff started working. सेंटेंस को सही कीजिए. बताओ क्या होगा. जनरली इस तरीके का जो सेंटेंस रहे, जो आपको दिख रहा हो कि इसमें कोई पार्ट है इंप्रूवमेंट करना है या फिर एरर खोजना है, ऐसे कंडीशन में आप कोशिश करेंगे कि कम से कम इंप्रूवमेंट करके हम सेंटेंस को क्या करना चाहे, सही करना चाहे. ऐसे तो हम पूरा तोड़ मरोड़ दे, सेंटेंस अपने आप में सही हो सकता है. जरूरी नहीं कि नो सुनर है तो नो सुनर ही सेंटेंस को स्टार्ट करेगा. बहुत बार ऐसा होता है कि अब आप यहाँ पे क्या क्या करिएगा देखिए. नो सुनर कीजिएगा, फिर डिड कीजिएगा, फिर डॉक्टर कीजिएगा, फिर एंटर कीजिएगा, फिर देन लगाइएगा, फिर कॉमा हटाइएगा. कितना सारा छेड़छाड़ हो गया. जब आपको ऐसे सेंटेंस दिखे जिसमें नो सुनर तो स्टार्टिंग में हो लेकिन बाद में देन नहीं हो और फर्स्ट पार्ट में भी तुम्हें एरर दिख रहा हो, ऐसे कंडीशन में एक बड़ा प्यारा सा कंजंक्शन आता है. as soon as, ज्यों ही. As soon as the doctor entered the hospital, his staff started working. ये सिंपल सा फंडा था. नो सुनर को हटा के किसका यूज कर दीजिए, as soon as का यूज कर दीजिए. बात समझ में आ रहा. दोनों तरफ टेंस सेम होने चाहिए क्योंकि बात एक ही टाइम की हो रही है. तो अगर हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट यहां से निकालना चाहें, अगर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट यहां से निकालना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा. गौर से देखो. सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होगा बेटा, as soon as सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद प्लस और कॉमा, उसके बाद फिर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अदर वर्ड्स होगा, जरूरत के हिसाब से फुल स्टॉप. और याद रखने की बात यह है कि ये जो वर्ब है और ये जो वर्ब है, इस दोनों का टेंस क्या होना चाहिए, सेम टेंस होना चाहिए बस. और सेंस क्या लेके आ रहा है, ज्यों ही. लिख लीजिए. अभी जो लिख रहे हैं वो लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, उसके बाद लिखने का कोशिश करेंगे. सीधा बैठो. एक बड़ा प्यारा सा कंजंक्शन है जिसे हम एक नाम से जानते हैं, एज इफ या एज दाउ के नाम से जानते हैं. इसके अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है बेटा मानो की. मीनिंग क्या होता है, मानो की. अब इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सामने निकल के आने वाले हैं. वन बाय वन उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे. सब्जेक्ट होगा V1 होगा. V1 का कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म. ठीक है. और उसके बाद कुछ और भी हो, एज इफ या एज दाउ हो. ऐसे कंडीशन में यहां पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ये जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट में होता है. किस में होता है बेटा, प्रेजेंट टेंस में. कैसे होगा समझाते हैं. सब्जेक्ट हो V1 हो या V1 का एस सिंगुलर फॉर्म हो, एज इफ या फिर एज दाउ. V2 हो जाए तो ये क्या करता है, कब यूज करेंगे, अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट. सब बताता है, अभी लिखो नहीं, पहले समझो. तीसरा सब्जेक्ट प्लस
V1, V1 का सिंगुलर फॉर्म, और V2 भी हो सकता है, मेनली V2 पे फोकस करते हैं। एज इफ या एज दो, अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। लिखिए इसे, सर समझाते हैं, लिखिए, लिखिए लीजिए पहले। अब मानो कि है तो ये कंजंक्शन है, जोड़ने का तो काम करेगा ही करेगा। क्या जोड़ने का काम कर रहा है? तो क्लॉज जोड़ने का काम कर रहा है। और क्या क्या जोड़ रहा है इसे देखो। जो नॉर्मल केस में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहां भी किस चीज को दिखाना है? प्रेजेंट टेंस, मतलब मानो की कंपैरिजन दिखा रहा है। यहां पे भी प्रेजेंट है, तो आप इस बात को फोकस करके रखिए कि आगे मैंने V2 यूज कर दिया, मतलब एक अनरियल सिचुएशन दिखाना है, काल्पनिक सिचुएशन दिखाना है जो कि प्रेजेंट में ही होगा। और यहां क्या कर रहे हैं? V2 को अगर प्रीफर करते हैं तो यहां पे किसको प्रीफर करते हैं? हैड प्लस V3 को, ये ध्यान रखिएगा। अब ये अनरियल सिचुएशन होगा, जो पास्ट का अनरियल सिचुएशन होगा। अब आप बोलोगे सर इतना तो हम भी खुद समझ रहे थे, लिखा हुआ था। एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है देखो। मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, she talks to me as if, या फिर as though, कोई भी लिख लो। she is an actor, she is a leader, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, she talks to me as if she were a leader. She talked to me as though he had won the first prize. अब इस तीनों सेंटेंस को जरा सोचिए तो क्या क्या लिखा गया, और लिखिए और सोचिए, दोनों काम कीजिए। करती है तो ऐसे बात करती है कि वो कभी लीडर थी, मतलब प्रेजेंट में वो अपने आप को दिखाती है कि हम कभी लीडर थे। तो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन दिखाने के लिए कभी भी वॉज का यूज नहीं करता है, पहले भी मैंने बताया। आपको मन में आ रहा होगा कि शी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या यूज कर दे? ऐसा देखो ना, घनश्याम जी है क्या? बाहर बाहर। ये यहां तक समझ में आ गया? सेकंड, अचानक से क्या हो गया भाई? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हाँ कोई भी पैसा है कितने, थोड़ा जल्दी में। शी टॉक्ड टू मी, अब सुनो, अभी तक दोनों में था वो मुझसे बात करती है, यहां पे कि उसने मुझसे ऐसे बोला, उसने मुझसे ऐसे बात किया। प्रेजेंट है या पास्ट है? अब बोला पास्ट में, तो वो जो अपने आप को समझती होगी उससे भी पहले समझती होगी। कल है ऐसे बत ये लो ना भाई,
लगा लो कि जैसे अपना आपके मिनिस्टर है समझाओ। तो बतियाने का काम कल हुआ, मिनिस्टर उससे पहले समझने की बात थी, अपने आप को समझ रही थी, तब तो कल वैसे बतियाए। तो एक पास्ट तो दूसरा किस में जाएगा, मोर पास्ट में। तो शी टॉक टू मी, मुझसे ऐसे बात की मानो कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता, जबकि ये अनरियल सिचुएशन है, पास्ट में हुआ नहीं, घंटा है, सब कुछ हुआ जाना है, बस मानता है आदमी। मानने में दिया गया है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया। याद रखना कि कब क्या यूज होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिट हो जाएगा। क्लियर हो गया है क्या? हाँ रहता है, बहुत केस में आपको दिखेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा। वो अभी ऐसे बात करती है, मोर पास्ट पे चला जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा देता नहीं है। एग्जामिनेशन में हमेशा किसको प्रीफर करता है, V2 को। सर्कल नहीं देख रहा हूं किसको किए हैं, बात समझ रहे हो? लेकिन अगर V1 रहेगा और इधर हेड प्लस V3 रहेगा तो उसको गलत नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये फिर एकदम जैसे मान लो ऐसा लिखा रहा है, शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करती है एज शी हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, मानो कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। प्रेजेंट से कोई लेना नहीं है, पास्ट में पास्ट चला गया है, यूज होता है, बट ये फॉर्मल यूज नहीं है। फॉर्मल यूज दैट इज V2 एंड द यूज ऑफ हैड प्लस V3। टेक डाउन। हाँ जब तक कि नहीं। तीन बातें याद रखिएगा जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले अंटिल कंडीशनल वर्ड है, दूसरा नेगेटिव वर्ड है, तीसरा टाइम फोकस्ड है। ये वो समझ में आ रहा, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेगेटिव वाला दिमाग में घुसा। बाकी क्या कह रहे हैं थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए गुरुजी, तो आइए एलोबरेट करते हैं। लिख लो पहले। चलिए, अब जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ मैंने डायग्राम भी किया है, उसे थोड़ा सा बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है? उन पॉइंट्स को जरा सा समझते हैं क्या है, क्या लिखा गया, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो चीजें मैं क्लेरिफाई करता हूं कि अनटिल का यूज दो तरीके से करोगे, एक प्रेपोजिशन की तरह कर सकते हो और दूसरा किस तरीके से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह। प्रेपोजिशन में यह कहा जाता है कि अनटिल के बाद हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की जगह पे बेटा कभी कभी तुमको दिया रहेगा प्लेस। याद रखना, अनटिल के बाद कभी भी प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं आ सकता। अनटिल देयर, अनटिल हियर, ऐसा अपराध मत कीजिएगा, कानूनन अपराध हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं लिखता हूं अनटिल 9 o'clock, इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट है, जब तक कि 9 नहीं बन जाते। अच्छा, मैंने कहा until tomorrow, अभी प्रेपोजिशन है यहां पे, अभी फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, टेंस से कोई मतलब नहीं। until tomorrow का मतलब जब तक कि कल नहीं हो जाता। बस समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि until के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आप आराम से यूज कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में जब भी until के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा तो वहां पे until का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बन जाएगा प्रेपोजिशन। ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ये तो मामला खत्म, इधर सेट हो गया। अब आते हैं अनटिल को कंजंक्शन के रूप में देखते हैं। बेटा एक चीज यहां ध्यान देने की क्या है कि अनटिल को जब मैंने यहां हाईलाइट किया तो गौर से देखो, दो बातों पे हमारा फोकस है। पहला कि ये कंडीशनल है और दूसरा क्या है भाई, निगेटिव। एक NaL लिखा हुआ है, निगेटिव है। कंडीशन कभी भी, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कंडीशन लगाते हैं
तो फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड अनसर्टेन चीजों पे कंडीशन नहीं लगा सकते। बात समझ आ रहा है? दैट्स वाई अनटिल जो भी कंडीशन लगाएगा वो अपने बाद वाले वर्ब पे लगाता है। सुनो ना इधर, हे बादल सरकार पे अगर कोई कंडीशन लगा तो बादल सरकार पे लगता है, किसी इंसान पे लगता है, या उसके एक्शंस पे लगता है? आपको जेल में रखा जाता है, किसी इंसान को जेल में रखा जाता है, तो इस इंसान पे कंडीशन नहीं है, वो इंसान जो एक्टिविटी करता है उस पे कंडीशन लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों का सुने होंगे होम अरेस्ट, जिंदगी भर घर में रहना। जेल तो नहीं करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्हें अब घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते। जैसे लॉकडाउन में भी आपको याद होगा कि हम लोग एक तरीके से होम अरेस्ट है, तो हमारे ऊपर कंडीशन था या हमारे एक्टिविटीज पे? तो कंडीशन कभी भी इंसान नहीं, इंसान के क्रियाकलाप पे लगता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अनटिल अगर कंडीशनल वर्ड है और वो कंडीशन लगाएगा तो किसी सब्जेक्ट पे नहीं लगाएगा, उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शंस पे लगाएगा। इसीलिए इस अनटिल का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़ के किस पे पड़ता है? वर्ब पे, क्योंकि ये एक्शन को दिखाता है। और ये क्या कहता है कि हम निगेटिव है, तो हम कभी भी दूसरा ये वर्ब निगेटिव नहीं बनेगा, हमेशा कैसा रहना चाहिए? अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव। प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनटिल क्या है? कंडीशन। प्रेजेंट में कंडीशन लगा सकते हो, हल्ला करेगा तो मारेंगे ना, इतना मार, ये कंडीशन मैंने लगाया कि हल्ला करोगे तो मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? पास्ट में कंडीशन मैंने लगाया था कि पता है, जब तक वो नहीं आई थी ना, तब तक मेरा दिल जो है बैठा जा रहा था। पास्ट में कंडीशन, जब जैसे ही उसका दीदार हुआ, दिल जो बैठा था वो उठ के खुशी देखिए उठ के खड़ा हो गया। सही है। अब तुम जो हंस रहे हो गधा जैसा, बाद में बोलो, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सब समझ में आ रहा है ना जी? हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, बस बस बस, एकदम सही। तो आप पूरा क्लास एक तरफ, वो अकेले टेंशन में, बाहर मिलिए बता देंगे, वो घोड़ा निकाल लेंगे, मतलब कट्टा, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो ये चीजें हैं। तो कंडीशनल होने की वजह से फ्यूचर टेंस नहीं लेगा, निगेटिव होने की वजह से, क्योंकि ये निगेटिव सेंस लेके आता है, ये वर्ब कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इधर पहले क्या वर्ब है उससे कोई मतलब नहीं, कौनो टेंस हो सकता है। सारा कंडीशन अनटिल अपने बाद वाले पे लगाता है, और ऐसे भी कंडीशन बाद वाले पे लगता है। लॉज में, हॉस्टल में जो पुराना रहता है उस पे कोनो कंडीशन उंडीशन नहीं है। जो नई का आता है, बाद में जो आता है, अगर पे 2 मिनट से ज्यादा अगर बाथरूम में रह ले बुआ, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाओ क्लियर का धमकी। अच्छा कि बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में भी ये नियम है, 5 मिनट से ज्यादा अगर नहाया तो तुम सोच रहे 9 बज के लेकर 9 से 9:30 के बीच में हम नहाएंगे, कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ जी भी है, हाँ जी भी है। तो कंडीशन हमेशा बाद वाले पे लगता है, कंडीशन हमेशा, तो ये बाद वाला है, पहले वाला तो पहले वाला से ही बॉस है, मेरी मर्जी, और कुछ भी कर सकता है। लिखिए इसे ध्यान से।
यहाँ देखो, उसके बाद लिखना, पहले समझो, सारे लोग ध्यान देना। जो क्वेश्चंस हमारे सामने उस पर फोकस करते हैं। ही कंटिन्यूड वर्किंग अप अंटिल हिज डेथ। मुझे आप बताइए कि यहाँ पे अंटिल क्या है, प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? प्रेपोजिशन या कंजंक्शन? ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का फितूर है, कहाँ है? सर कंजंक्शन तभी कहलाएगा जब इसके बाद वर्ब होएगा। वर्ब है कहाँ? ईएच से लास्ट होने वाला नाउन, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन, तो वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब नहीं तो कंजंक्शन नहीं। और बेटा अभी किसी ने कहा कि ये हिज डेथ, तो मरना उसका किस चीज को दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है, तो ये टाइम फोकस्ड हो गया। और जैसे ही टाइम फोकस्ड हो गया चाचा, ये अंटिल क्या बन गया? प्रेपोजिशन बन गया। अब हमें लिख देते हैं तारीख, तो आपको समझ में आता है। डेथ, अराइवल, पहले ही मैंने नाम में बताया था कि ये क्या दिखाता है? टाइम को दिखाते हैं। डेथ किसी का बर्थ, किसी का अराइवल, किसी का डिपार्चर, ये सब किस चीज को दिखाता है? टाइम को दिखाता है। ही कंटिन्यूड वर्किंग अप, वो काम करता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के, जिस हिसाब से वो लगातार सीएम बने जा रहे, गिनीज बुक में तो नाम आ ही जाएगा उनका, लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। मरते दम तक सीएम रह गए, कमाल की बात है। किस्मत वाले को ऐसा किस्मत मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, लिखिए नहीं समझिए। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा जब तक कि 5 नहीं बज जाता। कहते ना, ना भाई ना, जब तक 5 ना बज तो आईबे ना करबू। तो जब आईबे ना करबू तो बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? पहले सर पहले फ्यूचर उचर से कौन लेना देना नहीं है तो है, बाद में फ्यूचर नहीं होगा। तो बाद में फ्यूचर क्या, बस 5 बजे, अभी मतलब 5 बजेगा तो फ्यूचर ना है सर। जो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 5 बज गया, ये सेंटेंस सही है। और ये अंटिल यहाँ अभी क्या है सर? प्रीपोजिशन, बिल्कुल सही। लेट्स वेट अंटिल रेन स्टॉप्स। लेट्स वेट, इंतजार करते, लेट्स वेट, जब तक कि वर्षा नहीं रुक जाता। प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि वर्षा नहीं रुक जाता। यहां पे ये चचा क्या है? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन नहीं है। एंड इन द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लिस्ट, until she does not come I want to play here, जब तक कि वो नहीं यहाँ आती मैं यहाँ खेलना चाहता हूं। सेंटेंस में गलती बताइए सर। until नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो डज नॉट का यूज नहीं होगा। और प्रेजेंट बनाना तो कम का क्या कर देंगे? until she comes I want to play here। तो ये until का शानदार यूज था, लिख लीजिए इसे। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और सारे कंजंक्शंस की बात करेंगे।